हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवशंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड, जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके सभी दोस्तों को पता चल सके कि जेई क्लासेस परिवार पर आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है उसकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ लिया है। प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर रेगुलर क्लासेस में हमें प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड समझ में नहीं आया है, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच में उसे अच्छे से बता देना। तो आज मैं फिर से उसे बताने वाला हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की कंडीशंस क्या क्या हैं एचपी और वीपी के बीच में, और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के प्रोजेक्शन आप किस तरीके से बनाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सॉलिड से रिलेटेड। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड की डेफिनेशन के बारे में कि एक सॉलिड जो है वो होता क्या है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक पॉइंट, यानी कि जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। उसके बाद में हमने पढ़ा था एक लाइन के बारे में जिसकी सिर्फ एक लेंथ होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्लेन के बारे में जिसके पास लेंथ होती है और विड्थ होती है। अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं सॉलिड के बारे में जिसके पास में लेंथ होती है, विड्थ होती है और कुछ ना कुछ हाइट भी जरूर होती है। तो एक ऐसी आकृति जिसके पास तीन विमाएं होती हैं, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, वो कहलाता है आपका सॉलिड, यानी कि उसे हिंदी में बोलें तो बोलते हैं ठोस। ठीक है, अब ठोस के प्रकार कितने होते हैं, वो कैसे बनता है, उसके लिए क्लासिफिकेशन जो है वो मैंने यहाँ पे किया हुआ है बोर्ड पर। आप इसे एक बार देख लीजिए और जल्दी से मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पॉलीहेड्रल के बारे में और सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जो आपका सॉलिड है उसे मेनली दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। एक पॉलीहेड्रल जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुभुज। ठीक है, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो पॉलीहेड्रल को क्या पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे। और सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि चक्रीय ठोस इसे बोलते हैं हिंदी में। अब हम बात कर लेते हैं पहले पॉलीहेड्रल के बारे में, बहुभुज के बारे में, यानी कि एक ऐसा ठोस जिसकी बहुत सारी विमाएं होती हैं, बहुत सारी फलक होती हैं। ठीक है, बहुत सारी फलक होती हैं, भुजाएं होती हैं, वो आपका बहुभुज होता है। अब उसमें बहुभुज में भी तीन तरीके के आपके ठोस हैं, रेगुलर है, प्रिज्म है और पिरामिड है। रेगुलर क्या है, रेगुलर का मतलब होता है समान, यानी कि आपकी जितनी भी फलकें होंगी सभी फलकें जो होंगी वो समान होंगी। उसमें टेट्राहेड्रन है और क्यूब है, यानी कि टेट्राहेड्रन एक ऐसा ठोस होता है जिसकी जितनी भी सरफेस होती हैं सभी सरफेस आपकी ट्रायंगल शेप में होती हैं। ठीक है, और क्यूब जो है, क्यूब तो आपने देखा हुआ है कि इसकी जितनी भी सरफेस होती हैं सभी स्क्वायर होती हैं। ठीक है, स्क्वायर में होती हैं। तो मैं आपके सामने जो है एक क्यूब लेकर के आता हूं। टेट्राहेड्रन की शेप तो मेरे पास नहीं है, लेकिन क्यूब मेरे पास में है। उसे देख करके आप समझ जाएंगे कि टेट्राहेड्रन जो है, जैसे आपके पास में ये क्यूब है और इस क्यूब की जो सरफेस है देखेंगे सभी सरफेस जो है ये भी आपका एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, यानी कि इसकी जितनी भी सरफेस हैं वो सभी सरफेस क्या हैं, स्क्वायर हैं। ऐसे ही टेट्राहेड्रन की जितनी भी सरफेस होंगी वो सभी क्या होंगी, एक ट्रायंगल होंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है। प्रिज्म आप जानते हैं क्या होता है, एक ऐसा ठोस जिसका टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस जो है उन दोनों का जो शेप है वो समान होता है, वो कहलाता है आपका प्रिज्म। अब पिरामिड क्या होता है, पिरामिड के पास सिर्फ और सिर्फ एक बॉटम सरफेस होती है। बॉटम सरफेस जो है वो कैसी भी हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, पेंटागन हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है, लेकिन इसकी जो टॉप सरफेस है वहां पे सिर्फ एक बिंदु होता है। वो जो आपकी बॉटम सरफेस है उसके सारी रेखाएं आकर के मिल रही होती हैं ऊपर एक बिंदु पर, तो ये क्या कहलाता है, आपका पिरामिड कहलाता है। ठीक है, अब प्रिज्म और पिरामिड के डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूं कि किस किस तरीके के आपके प्रिज्म होते हैं, कैसे आपका पिरामिड होता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है ये रहा आपके सामने कि देखेंगे
आपके पास में इसका जो टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है वो बना हुआ है एक ट्रायंगल, आपको नजर आ रहा होगा। इस सरफेस को देखिए, ये ट्रायंगल है। उसके बाद में आप इसे देखेंगे, ये भी एक ट्रायंगल है, ठीक है। और ये जो है दोनों जो है जुड़े हुए हैं एक एक्सिस के द्वारा, यानी कि इसकी कुछ ना कुछ एक हाइट है। टॉप और बॉटम को जोड़ने के लिए एक हाइट बनाई गई है, जिसकी जो मिडिल में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। और उस एक्सिस का जो रोल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आने वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे। उसके बाद में हम सेकंड देख लेते हैं, स्क्वायर प्रिज्म को देख लेते हैं। तो स्क्वायर प्रिज्म कुछ इस तरीके का है, यानी कि आपका जो टॉप है वो भी स्क्वायर है, बॉटम है वो भी आपका स्क्वायर है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि प्रिज्म जो है वो किस तरीका का दिखाई देता है। उसके बाद में पेंटागन है और हेक्सागन है। तो ये पेंटागन प्रिज्म आपके पास में ये रहा कि यहाँ पे पंचभुज बना हुआ है। इसी तरीके से हेक्सागन प्रिज्म होता है, यहाँ पे क्या बना हुआ होता है, हेक्सागन बना होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे, एक पिरामिड दिखा देता हूं मैं आपको। पिरामिड ये रहे मेरे पास में। ये अगर जैसे एक ऊपर जो टॉप सरफेस है इसका एक पॉइंट होगा, उसके बाद में नीचे बॉटम सरफेस जो है वहां पे एक आकृति बनी हुई होगी। वो कुछ भी हो सकती है, ट्रायंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, पेंटागन हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास में ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये जो शेप है ये पेंटागन बनी हुई है तो ये पेंटागन पिरामिड हो गया। अब ये जो बना हुआ है यहाँ पे ये स्क्वायर बना हुआ है तो ये स्क्वायर पिरामिड हो गया, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन की तरफ। तो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या है, आपके पास में तीन तरीके के आपको दे रखे हैं। एक तो कोन दे रखा है, एक सिलेंडर दे रखा है और एक दे रखा है आपको स्फेयर, ठीक है। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोन को तो शंकु बोलते हैं, सिलेंडर को बेलन बोलते हैं, स्फेयर को गोला बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम जो है वो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो ठोस हैं वो किसी एक आकृति को तेजी से चारों तरफ घुमाने पे उसकी भुजा की परत या उसकी एक्सिस की परत चारों तरफ घुमाने से जनरेट होते हैं, इसलिए इनका नाम सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन रखा गया, ठीक है। तो जैसे अब आपके पास में कोन है यानी कि शंकु है, शंकु कैसे जनरेट होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल को, यानी कि मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल आप जानते हैं समकोण त्रिभुज, इस तरीके से समकोण त्रिभुज होता है ये। अब इस समकोण त्रिभुज को अगर मैं इस भुजा के परत तेजी से घुमाऊं तो यहां पर एक क्या जनरेट होता है, एक शंकु जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर एक रेक्टेंगल को अगर मैं तेजी से घुमाता हूं, एक रेक्टेंगल लेता हूं और उसको चारों तरफ एक भुजा के परत रोटेट कराता हूं तो जाकर के एक क्या जनरेट होता है, सिलेंडर जनरेट होता है। ऐसे ही एक सेमी सर्कल को लेता हूं और उसे मैं रोटेट कराता हूं तो क्या बनता है, एक स्फेयर बनता है, एक गोला बनता है। अब इनकी आकृति अगर आपको देखनी है कि कोन कैसा नजर आता है, ठीक है, तो कोन जो होता है वो कुछ इस तरीके का है, ठीक है। कोन जो होगा आपका इस तरीके से होगा कि कोन है ये। उसके बाद में अगर आपको सिलेंडर देखना है, सिलेंडर कैसा होता है, तो सिलेंडर कुछ इस तरीके की शेप है आपके पास सिलेंडर की, कि ऊपर जो होगा एक सर्किल होता है, नीचे भी एक सर्किल होता है, ये जुड़ा हुआ होता है एक लंबी अक्ष के द्वारा। तो ये आपके पास में एक सिलेंडर है। स्फेयर आप देखना चाहते हैं गोला किस तरीके का होता है, तो स्फेयर की जो शेप है कुछ इस तरीके की होती है, ये स्फेयर आपके पास में है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड आ जाता है तो आप बड़े आराम से सबके बारे में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो है 2019 में जो पूछा गया है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन से, वो देख लेते हैं कि सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन क्या आया था। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था और उसके बारे में आपको लिखना था, बेलन एवं शंकु की सतह के घूर्णन के परिप्रेक्ष्य को समझाइए। ये 2019 में 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सिर्फ आपको बेलन कैसे जनरेट होता है, यानी कि सिलेंडर बनता कैसे है, और शंकु जो है वो कैसे बनता है, इसके बारे में बताना था। तो बस आपको बस यही लिखना था कि बेलन आप लिखेंगे तो बेलन जो है आपका वो एक रेक्टेंगल को उसकी एक भुजा पर तेजी से घुमाने पर बेलन बनता है। उसके बाद में अगर शंकु का परिप्रेक्ष्य अगर आप बताना चाहते हैं तो शंकु का परिप्रेक्ष्य कैसे होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप तेजी से उसकी समकोण बनाने वाली भुजा की परत घुमाएंगे तो आपका शंकु जो है वो बनकर के तैयार हो जाएगा।
अब आपको इतनी बात ये समझ में आ गई होगी। और लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है कि क्लासिफिकेशन से क्यों इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लासिफिकेशन में। उसके बाद अब हम बात करेंगे ठोस की कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको एचपी और वीपी के बीच में अगर मैं लेके आऊं तो उसके जो प्रोजेक्शन है वो कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसे मैं रफ करता हूं, उसके बाद में आगे बढ़ रहे हैं कंडीशंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और कंडीशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तब तक मैं ये सारी चीजें जो है यहां से हटा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं ये रफ कर देता हूं। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आपकी जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि रेगुलर क्लासेस जो हमारी चली थी वहां पर तो मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है आपका। ठीक है, अब जो भी आपके 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं वो आने वाली 2-3 क्लासों में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बाद में पिक्टोरियल व्यू एक बचता है आपका, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो गुटका है उसकी क्लासेस एक लेंगे, उसमें आपको बता देंगे कि आपको गुटका के जो प्रोजेक्शन है वो कैसे बनाने हैं। उसके बाद में एक छोटी सी क्लास होगी ऑटोकैड का, आपको बताएंगे कि ऑटोकैड में कौन कौन सी कमांड हैं और कौन कौन सी कमांड जो है पूछी जा सकती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन सी कमांड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हें कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आपका पूरा सिलेबस जो है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगेगा कि कुछ भी छूटा है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। जितना प्यार आपने अभी तक हमको दिया है बस वही प्यार बना के रखना है। 7 तारीख को जो आपकी क्लास होगी उसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। आप पिछली क्लास में जो जुड़े थे उसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा है, उसके लिए हम बार बार आपको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सॉलिड की कंडीशन के बारे में कि सॉलिड लेते हैं एक, और सॉलिड की जो कंडीशंस हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। तो जैसे मेरे पास में ये एक ठोस है, ठीक है, और इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं लेके आता हूं। अब मैंने आपको बताया है कि सॉलिड जो है, अब उसकी जो एक्सिस है, ये जो लाइन मैंने यहां पे खींची हुई है, ये एक्सिस इसके मिड से होकर के गुजर रही होती है। ठीक है, आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे इसके आर पार आप देख सकते हैं ये एक पारदर्शी ठोस है, तो इसकी ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये पीछे वाली एक लाइन है, इसकी ये लाइन है, और इसके बीच में होकर के भी एक लाइन है जो आप देख पा रहे होंगे। जो आप ये पारदर्शी होता तो देख पाते, कांच का बना हुआ होता तो, लेकिन वो लाइन मैंने क्या है वो यहां पे ड्रॉ कर दी है। तो जो इसकी लाइन है, इस लाइन को मैं क्या कहता हूं, एक्सिस ऑफ सॉलिड कहता हूं। ठीक है, अब जो भी इसकी कंडीशन होगी वो इस एक्सिस पे डिपेंड करेगी। कैसे कि अब आपका जो ठोस है उसकी अक्ष HP के लंबवत है तथा VP के परपेंडिकुलर है, HP के परपेंडिकुलर है तथा VP के पैरेलल है। तो अब आप इसे देख पा रहे होंगे कि ठोस जो है ऐसे रखा हुआ है HP में। अब आप इसे जब बनाना शुरू करेंगे तो ठोस जो है वो क्या है, प्रिज्म है या पिरामिड है, जो भी है वो कंडीशन वो देगा, लेकिन आप उसका जो टॉप बेस है, ठीक है, जो ट्रू बेस है, सॉरी ट्रू बेस जो है उसकी ड्राइंग आप सबसे पहले बनाएंगे। तो ये नोट आप अच्छे से लिख लेंगे कि जब भी किसी भी सॉलिड के बारे में कहा जाएगा तो आपको जो ड्राइंग सबसे पहले बनानी है, जो सबसे पहले प्रोजेक्शन बनाना है, वो उसके ट्रू बेस का प्रोजेक्शन आपको सबसे पहले बनाना है। जैसे मैं यहां पे बात करूं कि मेरे पास में एक स्क्वायर, आपके पास में स्क्वायर प्रिज्म है और ये स्क्वायर प्रिज्म ऐसे रखा हुआ है, तो इसका जो ट्रू बेस है वो ट्रू बेस एक स्क्वायर होगा, उसकी कुछ ना कुछ विमा होगी। तो वो जो स्क्वायर है उसकी ड्राइंग मुझे पहले बनानी है, उसके बाद में मुझे, जब मैं सामने से इसका फ्रंट व्यू देख रहा हूं, उसकी ड्राइंग मुझे तब बनानी है। ये बात अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब मैं बात करता हूं कि जो कंडीशन पहली है वो कंडीशन फर्स्ट मैं यहां पे रख देता हूं कि एक्सिस ऑफ सॉलिड, कंडीशन फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं सॉलिड में कि एक्सिस ऑफ सॉलिड परपेंडिकुलर टू HP एंड पैरेलल टू VP। ठीक है, ये निशान आप समझ रहे होंगे, ये मार्क जो है परपेंडिकुलर का है, ये जो है पैरेलल का है।
ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से इसे समझ सकते हैं कि ठोस की अक्ष जो है वो HP के परपेंडिकुलर है और VP के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में आप एक नोट लिखेंगे और वो नोट क्या है कि सबसे पहले यहां पे स्टार बना लेंगे कि सबसे पहले सॉलिड के ट्रू बेस का प्रोजेक्शन बनाएंगे, ट्रू बेस का प्रोजेक्शन बनाएंगे। अब आप देखिए कि किसी भी ठोस की एक्सिस जिसके परपेंडिकुलर होगी वहीं पे आपको उसका ट्रू बेस नजर आएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जहां पर भी जैसे ये ठोस रखा हुआ है तो इसकी एक्सिस जिस प्लेन के परपेंडिकुलर है आपको ट्रू बेस जो है आपको वहीं नजर आएगा। तो ट्रू बेस जो है आपको नजर आएगा HP में और इसका जो एक्सिस है वो कहां नजर आएगा, VP में, जिसके ये पैरेलल है। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ गए। अब मैं इसके प्रोजेक्शन अगर बनाऊंगा तो यहां पे तो बना दूंगा मैं HP में तो बनाऊंगा क्या, एक स्क्वायर, और यहां पे जो बनाऊंगा मैं वो बनाऊंगा एक रेक्टेंगल जो कि मुझे ये सामने से दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूं जल्दी से, फिर आप जो है आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। फिर मैं बताऊंगा इसके नाम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने बना दिया ये। अब ये मैंने बनाया है, अब इसके नाम मैं पहले देख लेता हूं कि इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखो अब सामने से अब जरा ध्यान से देखना कि इस पॉइंट को मैं A कह रहा हूं, इस पॉइंट को B कह रहा हूं, B के जस्ट पीछे वाले पॉइंट को C कह रहा हूं और इस पॉइंट को D कह रहा हूं। और जब मैंने इसे इस तरीके से बनाया तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो A B C D ये पॉइंट ऐसे आए तो मैं इन पॉइंटों को एज इट इज लिख देता हूं यहां पे ब्लू मार्कर से, जिससे कि आपको याद रहे। इसकी नॉमिनेशन आप अच्छे से करेंगे, बस A B C और D ये लिख दिया आपने नाम। अब इसके बाद में अब दूसरी चीज क्या आती है, A के बाद में जो पॉइंट है वो है E, A B C D के बाद अब मैं यहां से फिर शुरू होता हूं, ये E, ये F, इसके पीछे वाला G और इसके पीछे वाला H। ठीक है, अब फिर से ऐसे ही देखेंगे तो E F G H आएंगे और जो आपको नजर नहीं आ रहे तो यानी कि इसके पीछे वाला E F G और ये H इसके पीछे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जब आप इसे सामने से देख रहे हैं तो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका क्या था, E था, और ये पॉइंट आपका क्या था, G था, सॉरी F था। अब आप सामने से देखिए और इसके प्रोजेक्शन यहां पे बने, और यहां पे जब इसके प्रोजेक्शन बने तो आप इसको ऊपर ले जाइए यहां पे ये, और इसकी जितनी लंबी एक्सिस है उतना लंबा ये बना दिया ये, और इसकी एक्सिस को मैंने यहां पे डिनोट कर दिया और यहां पे इसकी एक्सिस को प्लस से डिनोट कर दिया कि यहां पे इसकी एक्सिस है। ठीक है, इसके प्रोजेक्शन मैंने ये डिनोट कर दिए। ठीक, अब इसके नॉमिनेशन मुझे करने हैं। तो अब आप देखिए जो नाम मेरा यहां पे A है वो ऊपर पहुंचेगा यहां पे A। ठीक है, उसके बाद में ये जो नाम है मेरा ये है B। ठीक, अब इस B के जस्ट पीछे वाला जो है वो क्या है, C है, तो ये C। उसके A के जस्ट पीछे वाला क्या है, D है। ठीक है, अब आपके पास में ये सामने से E दिख रहा है आपको। ठीक है, E दिख रहा है। उसके बाद में F आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। ठीक है, अब इस F के जस्ट पीछे वाला क्या है, G है, ये नहीं दिख रहा है, और इसके जस्ट वाला पीछे वाला H है जो आपको नहीं दिख रहा है। अब आपको ये सारी बात जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसका नाम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नाम लिखते हैं। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार मैं इसको डार्क कर देता हूं कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो। ठीक है, ये डबल डैश चैन लाइन से बनेगा इस तरीके से। ठीक है, ये नॉमिनेशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, बाकी सारी चीजें आसान है। इसके बाद में इसका जो अगला कंडीशन है वो जस्ट इसका अपोजिट है, कुछ नहीं है कि अब आपने जो एक्सिस को HP से परपेंडिकुलर किया है, अब सेकंड में आप क्या करेंगे, एक्सिस को VP से परपेंडिकुलर कर देंगे और HP के पैरेलल कर देंगे। तो बड़ी आसानी से आप उसके प्रोजेक्शन बना सकते हैं। और उसके प्रोजेक्शन बनाने के लिए अब आप देखिए मैं आपके सामने सिर्फ ये लेके आऊंगा और आप खुद से उसे बना देंगे। देखो कैसे बनाते हैं।
जैसे अब एक्सिस जो है मेरी वो क्या है, वीपी के परपेंडिकुलर कर दी मैंने और एचपी के क्या कर दी, एचपी के पैरेलल कर दी। अब आप देखिए इस तरीके से है, लेकिन आपको करना क्या है, आपको करना वही है। अब यहां पे भी आपको सबसे पहले जो मैंने आपको लिखाया है कि सॉलिड का बेस ही बनेगा सबसे पहले। अब यहां पे ये नहीं है कि आप एचपी में पहले इस लंबाई को ड्रॉ कर लो, नहीं, आपको सबसे पहले बनाना यही है, चाहे वीपी की बात हो चाहे एचपी की बात हो। अच्छे से समझ लीजिए सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमेशा क्या बनाना है, सॉलिड का बेस ही बनाना है, चाहे आप एलिवेशन देख करके बना रहे हैं या आप उसका प्लान देख करके बना रहे हैं। अब आप इसका एलिवेशन ये हो गया, लेकिन यहां पे बनेगा यही पहले, ये पहले बनाएंगे फिर उसकी नॉमिनेशन करेंगे। अब देखिए ये बनाया ए बी सी डी, ये है तो ऐसे ही नाम रख दिया ए बी सी डी। अब इसके पीछे वाला के ए के पीछे वाला ई एफ जी एच, इसी तरीके से फिर इसके नाम रख दिए। अब उसके बाद में जब आप ऊपर से देखेंगे तो अब इसके प्रोजेक्शन नीचे लेके आइए, फिर अब आपको जो नाम नजर आ रहे होंगे ये ऐसे हो गया। अब जो आपने ए लिखा था वो नीचे पहुंच गया और दिखाई नहीं देगा, बी लिखा था वो नहीं दिखाई देगा, जो वो भी नीचे पहुंच गया, सी और डी यहां नजर आएंगे, ये नजर आ गए। उसके बाद में सी और डी के पीछे वाले जो पॉइंट थे वो आपको नजर आएंगे और ई और एफ आपको नजर नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, इसी तरीके से आपको नाम लिखने हैं और ऐसे ही आपको कंडीशन बनानी है। तो सेकंड कंडीशन आप खुद से बना करके देखिए जल्दी से, जब तक मैं इसे रफ करता हूं फिर नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने बनाता हूं, ठीक है। तो क्या करना है, बस एक्सिस ऑफ सॉलिड पैरेलल टू एचपी एंड परपेंडिकुलर टू बीपी, बस ये करना है, इतना चेंज करना था। बात यही रहेगी कि सबसे पहले सॉलिड के ट्रू बेस के प्रोजेक्शन बनेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये होगा, ये बनेगा, उसके बाद में ये ए बी सी डी, फिर उसके बाद में वही ई एफ जी एच, और ये सारे नाम जो होंगे ये सभी डैश में होंगे क्योंकि ये वीपी में बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके प्रोजेक्शन आप नीचे लेके आएंगे, इसके प्रोजेक्शन आप नीचे लेके आइए, ये अब यहां पे आप इसकी नॉमिनेशन कर देंगे, नीचे वाली नॉमिनेशन आप खुद करके देखेंगे। ये आपका होमवर्क है और मुझे बताएंगे कमेंट में करके कि आपने किए है कि नहीं किए, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि आपको इसके नीचे वाले नाम कैसे लिखने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, उसके बाद थर्ड कंडीशन पे चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या होगी, अब जो नेक्स्ट कंडीशन आने वाली है वो थोड़ी सी टिपिकल है और उसी से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ऐसी ही कंडीशन होगी जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपकी एक्सिस को जो है वो इंक्लाइंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक्सिस को क्या कर देंगे, इंक्लाइंड कर देंगे किसी भी एक प्लेन से, ठीक है। मैं एक प्लेन से इंक्लाइंड करके बताता हूं, दूसरे से आप खुद देखेंगे, ठीक है, कैसे करते हैं। बहुत आसान है, अगर आपने लाइन पढ़ा है अच्छे से, प्लेन अच्छे से पढ़ा है तो आपको सॉलिड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप कोई, जिस तरीके से मैं कोई ऑब्जेक्ट ले रहा हूं, ठीक है, जैसे ये मेरे पास में जैसे ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप छोटी एक नोटबुक ले सकते हैं अपनी, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट विड्थ थिकनेस कुछ भी हो, तो उसे लेने के बाद वीपीएचपी में ऐसे ही ट्राई करें, उसकी एक्सिस को लें और बस क्वेश्चन जो आता है वो एक्सिस को इंक्लाइंड करके आएगा, ठीक है। तो आप अपने घर पे आप खुद से जब ट्राई कर रहे हो तो ऐसे ही इमेजिन कर करके बनाएं, जिससे कि चीजें जो हैं वो आपके लिए आसान होंगी और आपको सॉलिड जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सॉलिड तो बहुत आसान है अगर आपको लाइन और प्लेन अगर समझ में आता है तो, ठीक है, क्योंकि जो भी दिक्कतें हैं वो सिर्फ स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन में है कि आपको अगर प्रक्षेपों का सिद्धांत अगर समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया, लाइन समझ में आ गया, प्लेन समझ में आ गया, तो सॉलिड तो आसान है। सिर्फ आपको देखना है कि सॉलिड में कंडीशन कौन कौन सी है, ठीक है।
अब आगे जो कंडीशन है आपकी, वो कंडीशन है एक्सिस ऑफ सॉलिड इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। ठीक है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, सबसे पहले मेरी एक्सिस क्या थी? ये थी, कैसे रखी थी? एचपी के परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या करना है, इस एक्सिस को इंक्लाइंड कर देना है एचपी से। ये इंक्लाइंड कर दिया। ये इंक्लाइंड करने के बाद अब देखिए आप कि ये इंक्लाइंड करने के बाद अब जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो सामने से जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये इंक्लाइंड नजर आएगा आपको इस तरीके से वीपी में। सही है बात? तो अब आप कहेंगे कि सर ये इंक्लाइंड यहां पे नजर तो आ रहा है, लेकिन मैं इसके प्रोजेक्शन बनाने कैसे शुरू करूं? तो सबसे पहले वही बात है जो ऐसे हम प्लेन पढ़ते आए हैं ना, वही करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले प्लेन की एक्सिस को जिस प्लेन से इंक्लाइंड कहा गया है उस प्लेन से परपेंडिकुलर मान लीजिए और उसका ट्रू बेस बना लीजिए। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन को रिपीट कर लीजिए। उसके बाद जब आप इसका ट्रू बेस बनाएंगे, आप इसके ये प्रोजेक्शन यहां बना लेंगे, तो अब आप ये जो यहां पे एक रेक्टेंगल बनाते हैं ना, इस रेक्टेंगल को इंक्लाइंड कर दीजिए और फिर से प्रोजेक्शन खींच लीजिए। आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो बना के बताऊंगा, यहां पे कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले कंडीशन लिख लेता हूं। कंडीशन थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सिस ऑफ सॉलिड inclined to HP and parallel to VP। ठीक है, यानी कि ठोस की अक्ष HP से अवनत है। लिख देता हूं चलो हिंदी में, बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी में आप नहीं लिख रहे हैं। ठोस की अक्ष HP से अवनत तथा VP से समांतर, ये कंडीशन है। तो इसमें आपको नोट लिखना है एक स्टार बना करके कि ठोस की अक्ष को जिस तल से अवनत किया है उसके लंबवत मानकर ट्रू बेस के प्रोजेक्शन बना लीजिए। ट्रू बेस के प्रक्षेप बना लीजिए। ठीक है साहब, ये जो है कंडीशन, ये आपकी पहली कंडीशन रिपीट हो गई यहां। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट रिपीट हो गई कि यहां पे प्रक्षेप बना लीजिए। अब जो आपके प्रक्षेप प्राप्त हुए हैं ना विपरीत सॉरी विपरीत प्लेन में आपको जो प्रोजेक्शन मिले हैं, उन प्रोजेक्शन को आप उतने एंगल पे झुका दीजिए जितने एंगल पे आपकी अक्ष को झुकाया गया है। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है? ठोस की प्रक्षेप को और कौन से प्रक्षेप को? जिसमें अक्ष नजर आ रही है, जिसमें अक्ष की लंबाई नजर आ रही है। मैं ये लिख देता हूं क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसमें अक्ष की लंबाई आपको नजर आ रही है। बहुत डीपली मैं आपको पढ़ा रहा हूं ब्रह्मास्त्र बैच में भी। ठीक है, ये बात मैं रेगुलर क्लासेस में भी बता चुका हूं, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि सर रेगुलर क्लासेस में समझ में नहीं आया, इसलिए ब्रह्मास्त्र बैच में पूरा खोल के मैं आपको बता रहा हूं फिर से। ठीक है, कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठोस की प्रक्षेप को जिसमें अक्ष की लंबाई नजर आती है उसे दिए हुए कोण पर झुका देते हैं। दिए हुए कोण पर झुका देते हैं तथा
अंतिम प्रक्षेप प्राप्त कर लेते हैं, अंतिम प्रक्षेप प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं। ये समझ में आ गया होगा, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया तरीके से। उसके बाद में बताते हैं फिर कैसे बनाते हैं इसे। ठीक है, हो गया। चलो आगे बताते हैं फिर कैसे करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम बता देते हैं कैसे बनाना है। जितने क्वेश्चन मैंने आपको सॉलिड के करा दिए हैं ना, उतने क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे ना, सिर्फ उतने ही क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा कि आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन करिए। ठीक है, क्योंकि बाकी समय में आपसे कहता था कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिए। लाइन के, प्लेन के, स्केल के, वो सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिए, लेकिन फिर भी मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, आप उन पे ज्यादा फोकस रखिए। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। और सॉलिड के जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, रेगुलर में जितने करा दिए थे वो क्वेश्चन, और आज कल की जो क्लास में आज हम कॉन्सेप्ट ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए, उन क्वेश्चन को भी अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, और उन्हें अच्छे से आप समझ लोगे उनका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन उसमें आए एग्जाम में, बड़े आराम से आप उसे बना करके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस कंडीशन थर्ड में पहला स्टेप तो वही है जो स्टेप फर्स्ट है, तो वो तो आप जल्दी से बना लोगे। ठीक है, कि पहले क्या किया, पहले बना लिया आपने ट्रू बेस का यहां पे प्रोजेक्शन, और इसकी कर ली नेमिंग। इसकी नेमिंग कर लेते हैं जल्दी से। नेमिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो सीख लेना ढंग से, वो अच्छे से सीख लेना। ए बी सी डी, उसके बाद में फिर यहां ई, यहां पे फिर एफ, यहां पे फिर जी, और यहां पे फिर एच। ठीक है, और उसके बाद इसके प्रोजेक्शन ऊपर, और यहां पे इसके प्रोजेक्शन ऊपर, उसके बाद यहां पे ये जितनी एक्च लंबी है उतनी ऊपर ले जाओ, और यहां पे ये डबल डैश चेन लाइन, ये एक्सेस। अब इसके बाद में इसके मैं डार्क कर दूं इसे। ये तो आसानी से बना लोगे ना, इतना तो कोई दिक्कत नहीं है इतना बनाने में, तो ये तो सीख गए होगे आप। उसके बाद इसका नाम लिखना भी सीख गए होगे, कैसे लिखते हैं, कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहीं पे सी, और यहीं पे डी। अब यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, और यहाँ पे एच। ठीक है, कितना आसान है। ठीक है, नाम लिखना कितना आसान है, एक बार ऐसे सीख लो। देखो, कोई भी अगर आपको लिखना है रैंडमली, ए बी सी डी लिख लिया, फिर उसके बाद में ई एफ जी एच लिखना है तो सारे ब्रैकेट में लिखते चले जाओ जहां से ए लिखना शुरू किया था। ठीक, उसके बाद में फिर ऊपर से लिखना शुरू करो, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर पहुंच जाते हैं। तो ये ए बी, फिर उसके बाद में सी डी भी ऊपर ही हो जाएगा, सी डी ऊपर ही हो गया, फिर ई एफ जी एच फिर नीचे ही होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना है कि इस पूरे डायग्राम को इंक्लाइंड करना है जितने एंगल पे जितना एंगल दिया है। ठीक है, अब वो करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं उसको इंक्लाइंड करने के। क्या क्या, कि सबसे पहले तो एक्सिस को ऐसे इंक्लाइंड कर लूं और फिर उसे पूरे डायग्राम को यहां पे बना लूं, या अब आप देख रहे हैं कि ये वाली जो साइड है, ये साइड इस साइड से 90 डिग्री का एंगल बनाई हुई है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल इसका बना हुआ है, तो आप इसको ऐसे सेट कर लें कि ये यहाँ से जो भी एंगल दिया हुआ है वो एंगल पे आपने ये लाइन खींच ली। उसके बाद अगली जो लाइन खींचनी है वो 90 डिग्री पे ही खींचनी है, तो मिनी ड्राफ्टर को ऐसे सेट कर लेंगे, ये 90 डिग्री पे खींच गई लाइन। ठीक है, ये बनाने के बाद फिर आप ये पूरी शेप ऐसे एज इट इज बना लीजिए, फिर यहाँ पे इसकी एक्सिस को ले आइए। ठीक है, ये एंगल उतना ही एंगल रहेगा जितना कि इस एक्सिस का एंगल है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई कठिन काम नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक, नहीं समझ में आ रहा हो ना, और नहीं समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक कभी कभी हो जाता है कि एक बार में समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो ये तो लाजमी है, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन्हें आप पढ़ चुके हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जो भी आप पढ़ रहे हैं
वो सब आप पढ़ के आए हैं पहले 10th में, 11th में, 12th में, जो भी बच्चे 10th 11th करके आए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, लेकिन आप इसे 1-2 बार देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी नॉमिनेशन ऐसे ही करनी है जैसे एज इट इज इनके नाम है कि यहाँ पे EH है, ठीक है, यहाँ पे EH हो गया, यहाँ पे FG हो गया, यहाँ पे AD हो गया और ये BC हो गया, ठीक है। अब इनके प्रोजेक्शन नीचे ले आओ, जितने भी कॉर्नर हैं सभी के प्रोजेक्शन नीचे आएंगे, ठीक है। सभी के प्रोजेक्शन नीचे, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सभी नीचे आ गए। उसके बाद में ये पॉइंट और ये पॉइंट ये यहां पहुंच गया। अब उसके बाद में एक्सिस के भी प्रोजेक्शन नीचे ले आओ कि ये और ये लाइन, ठीक है। और यहां से भी एक्सिस के प्रोजेक्शन नीचे ले जाओ, इधर ले जाओ। अब देखो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मार्कर ऐसा हो गया है, तो मैं जो है ये डार्क कर दूंगा पॉइंट्स, ठीक है, चिंता मत करो कि ये पॉइंट्स जो है सभी आपको डार्क में कर देता हूं। तो अब एक बार मैं जल्दी से देख लेता हूं नाम कौन से कहां पे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज मैंने नहीं की, यहाँ पे डैश नहीं लगाया किसी पे, ये डैश लगा लेना। ये सभी VP की चीजें हैं तो सभी पे डैश लगा लेना। ये इतने सब काम जो है ये ध्यान रखना आप, ठीक। क्वेश्चन पेपर में जब भी आप एग्जाम करें, एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप भूल जाएं कि नाम वाम आपने सही लिख दिए लेकिन फिर भी किसी पे डैश ऐश लगाना भूल गए, तो लास्ट में 5 मिनट जब बचे तो उनमें देख लेना कि VP वाले हैं सभी पे आपने डैश ऐश लगा दिए कि नहीं लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट तो मेरा E है, ठीक है। ये अब मैं नाम जो है अब ये इससे लिख देता हूँ जिससे आपको पता चलता रहे कहाँ पे क्या लिख रहे हैं। E, ये H, उसके बाद में F, ये रहा F, G, ये रहा, उसके बाद में A, यहाँ पे है A, उसके बाद B कहाँ है, B ये रहा, C ये रहा और D ये रहा। मिल गए सभी पॉइंट। अब जो सभी पॉइंट मिल गए हैं इन सभी पॉइंटों को ऐसे ही मिला दो, ठीक है। ये सभी अलग अलग पॉइंट हो रहे हैं, इनको मिला दो, स्केल में ले लेता हूं और इनको मिला देता हूं डार्क से, सीधे मिला देता हूं उन्हें, चलो ठीक है। ABCD और ये A। उसके बाद में इन पॉइंटों को मिला देते हैं। यहां पे अब एक चीज है जो आपको पॉइंट दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वो वाली बात और मैं आपको बता देता हूं कि जो पॉइंट आपको नहीं दिखाई देगा उसको कर देते हैं डॉटेड। ये डॉटेड में कर रहा हूं इसको सीधे पहले, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दीजिए। ये आपका यहाँ पे ये कंडीशन तैयार हो गई बनके। अब इसकी एक्सिस को यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, इसकी एक्सिस को भी मिला दीजिए। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया बनके कंप्लीट, ठीक है। अब ये डॉटेड जो किया है, ये क्यों डॉटेड किया है, क्योंकि जब आप इसे ऊपर से देख रहे होंगे तो ये कोना आपको नजर नहीं आएगा, ये कोना नजर आएगा, ये कोना भी नजर आएगा, ये कोना भी नजर आएगा, ठीक है। ये नीचे वाला जो कोना जमीन पे टिका हुआ है, अब आप देखिए कोई भी चीज है ऐसे टिकी हुई है, ऐसे टिकी है, तो जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, लेकिन जो जमीन पे टिका है ये वाला नजर नहीं आएगा। इसलिए जमीन पे जो टिका है GF ये आपको नजर नहीं आएगा, इसलिए इसको मैंने डॉटेड कर दिया है, ठीक है। और ये हिडन रहेगा इसलिए इसको डॉटेड कर दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो क्या होगी कि VP से इंक्लाइंड कर दीजिए आप किसी भी चीज को और HP से उसे रहने दीजिए पैरेलल, ठीक है। अब आप आसानी से बना लेंगे अगली कंडीशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये इमेज उठ करके यहां पहुंचेगी, ये आएगी नीचे और ये जो ऐसे झुका हुआ है ये ऐसे झुक जाएगा नीचे और इसके प्रोजेक्शन पहुंच जाएंगे ऊपर। कोई हार्ड वाली बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बताऊंगा फिर ऐसे ही पूरा बनाऊंगा फिर आप कहेंगे कि सर वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका है होमवर्क। अगला ये आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कंडीशन 4 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसको होमवर्क में लिख रहा हूँ, वो आप खुद से बनाएंगे और बनाने के बाद में कहाँ डालेंगे, डाउट ग्रुप वाले में डाल देंगे कि ये कंडीशन 4 जो भाई नहीं समझ पाए उनको समझ लीजिए, ठीक है।
अपने भाइयों को साथ में लेके चलना है। जो भाई आपके थोड़े से कमजोर हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उन्हें बताइए, ठीक है, कि कैसे जो है टीम वर्क कैसे होता है, आप सभी को पास होना है, ठीक है। तो कंडीशन 4 में यहां पे लिख देता हूं कि अभी जो था वो क्या था, ठोस की अक्ष HP से इंक्लाइंड थी, अब ठोस की अक्ष को VP से इंक्लाइंड कर देता हूं। ठोस की अक्ष VP से अवनत, VP से अवनत तथा HP से समांतर, ये है। और इसमें नोट वही रहेंगे, ठीक है, जो जो नोट आपको पहली कंडीशन में बताए कि पहले ट्रू बेस ही बनाना है, उसके बाद उसके प्रोजेक्शन को झुकाना है उतने ही एंगल पे, फिर उसके बाद में बना लेंगे फाइनल। तो ये है अब आपका होमवर्क, ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ये होमवर्क है, ये आपको करना है। और करने के बाद इस कंडीशन को आप टेलीग्राम पे जो आपका डाउट ग्रुप बना हुआ है फर्स्ट ईयर का, वहां पे आप इसे डाल देंगे, जिससे कि जो बच्चे नहीं कर पाए वो देख लेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन 5 पे बढ़ते हैं, और कंडीशन 5 जो कि सबसे बड़ी कंडीशन है ठोस की, जिसमें ठोस जो है वो दोनों तलों से इंक्लाइंड होता है, ठीक है, दोनों तलों से इंक्लाइंड होता है ठोस, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो वही दोनों कंडीशन जो बनती हैं जो आपने अभी तक बनाई है, कि पहले ट्रू बेस बनाया, उसके बाद में उसका आपने एलिवेशन बना लिया ऊपर, फिर उसके बाद में उस एलिवेशन को झुका दिया जो उसकी अक्ष झुकी हुई थी। उसके बाद में आता है भुजा को झुकाने वाली बात, ठीक है, कि भुजा झुकी हुई है। तो अब जब आप उसकी एक्सिस को झुकाने के बाद उसके प्रोजेक्शन बना लेते हैं ना, तो उसकी जो जिस भुजा को उसने झुकाया हुआ होता है उस भुजा को इंक्लाइंड कर देते हैं और फिर से ऊपर प्रोजेक्शन ले जाते हैं और लास्ट में फाइनल प्रोजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में और बात कर लेते हैं कि 5th के बारे में। वैसे आज तक जो है उससे क्वेश्चन आया नहीं है, और बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, आएगा भी नहीं उससे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपको आना नहीं चाहिए, वो आपको आना चाहिए, लेकिन उसमें जो है आपको सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तीनों स्टेप वो मैं आपको बता देता हूं। कंडीशन 5 है आपके सॉलिड की, क्या कंडीशन है, ठोस दोनों तलों से अवनत है, ये लिख देते हैं आसान भाषा में, ठोस दोनों तलों से अवनत है। तो इसमें 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। 3 स्टेप कौन कौन से आपको फॉलो करने हैं, पहले 2 स्टेप तो वही हैं जो आपने कंडीशन 4 तक बनाए हैं। अब मैं वो तीनों स्टेप लिख देता हूं यहां पे जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि आप जो है फिर से रिवाइंड करेंगे कि कौन से दोनों स्टेप थे। तो पहले ठोस की अक्ष जिस तल से इंक्लाइंड है उसके लंबवत मानकर ट्रू बेस के प्रक्षेप खींचेंगे। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है आपका, कि अब प्रक्षेप को अक्ष के एंगल पे झुकाएंगे, अक्ष के कोण पर झुकाएंगे, अक्ष के कोण पर झुकाएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये वही बात है जिसको मैंने डिटेल में लिखा था थर्ड कंडीशन में, ठीक है। अब उसके बाद में जो आपको जो शेप मिली है लास्ट में, ठोस की दी हुई भुजा को झुकाएंगे। अब दी हुई भुजा को दिए गए कोण पे झुकाएंगे, दिए गए कोण पर ये तीनों स्टेप आपको फॉलो करने हैं, अंतिम प्रक्षेप आपको मिल जाएंगे, बस इतनी सी बात करनी है, ठीक है।
ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं बनाता हूं कैसे करते हैं, ठीक है। सॉरी, हो गया। इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। इसके लिए पहले दो कंडीशन तो वही है, तो उन दोनों को तो मैं जल्दी जल्दी बना देता हूं, आप समझ गए होंगे कि उन दोनों को कैसे बनाना है, ठीक है। कि पहले, अच्छा यहां पे मैं आपको बता रहा हूं बार बार स्क्वायर प्रिज्म से, यहां पे पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये बनाने के बाद इसके नाम A B C D, उसके बाद में फिर वही E F G H, इसकी जगह पे आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर 1 2 3 4 नहीं लिख सकते, हमारी बुक में तो 1 2 3 4 लिखा है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्लू मार्कर, सॉरी। इसके बाद ये यहाँ पे, उसके बाद इसे उठाया ऐसे। अब इतना करने के बाद इसको मैं डार्क कर देता हूं, इसकी यहां पे कहीं एक्सेस होगी, ठीक है। अब उसके बाद में इनके वही नाम लिख लेते हैं, फिर ये A होगा, ये B होगा, ये सभी डैश में होंगे, ये C डैश होगा, ये D डैश होगा। अब यहाँ पे ये E होगा, ये F होगा, यहाँ पे G डैश होगा, यहाँ पे फिर H डैश भी होगा, ठीक है। उसके बाद अब इसको इंक्लाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे ये इंक्लाइंड होने के बाद में कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, ये, ठीक है। ये इंक्लाइंड हो गया। तो इंक्लाइंड होने के बाद में ये क्या है, फिर इनके नाम लिख लेते हैं, A D, ये सभी डैश में है, ये B डैश, C डैश, उसके बाद में ये E डैश, H डैश, उसके बाद में F डैश और ये G डैश, ठीक है। ये आपने बना लिया। ये एक्सेस कितने पे भी इंक्लाइंड हो सकती है, ठीक है। इसको और डार्क कर देता हूं मैं। अब इसके बाद इनके प्रोजेक्शन आप नीचे ले आइए, ये प्रोजेक्शन आप नीचे ले आए, सॉरी ठीक है। ये प्रोजेक्शन इधर ले जाइए। अब ये जहां पे जो भी नाम मिलता है आपको ये बना देंगे आप इस तरीके से, ये बना लिया, ठीक है। ये डायग्राम आपका यहां पे इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे का क्या काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूं कि आगे जो है इससे कैसे करना है। ये डॉटेड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी नाम है वो आप नाम देख लेंगे कि E है वो यहाँ पे है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो नाम है आपके पास में क्या है, H है, तो ये यहाँ पे H हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो होगा वो आपके पास में D है, D है यहाँ पे आपके पास में क्या है, A है, ये A हो गया, ठीक है। ये आपके पास में जो है F है, ओके, यहाँ पे नहीं सॉरी G है, यहाँ पे ये F है, और ये यहाँ पे आपके पास में B है यहाँ, और यहाँ पे है C, ठीक है। ये नाम हो गए इस तरीके से। अब उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि जिस भुजा को आपसे कह रखा हो कि यानी कि अगर AD को कह रखा है तो ये A और D को अगर कह रखा है, EH को कह रखा है, जिस भुजा को उसने कहा है कि जिस भुजा पे वो रखा है उस भुजा को झुकाया गया है, तो आप उस भुजा को, जैसे कि क्वेश्चन में ये है कि ये वाली भुजा है, और अब आपने जो भी नाम इसको दिए हैं कि ये A B C D है, अब जिस भुजा को कहा जाए कि जिस भुजा को उसने झुकाया है, अब उसी भुजा को आप जिससे कहा गया होगा, जैसे कि अगर एक्सिस आपकी अगर HP से झुकी है तो VP में नजर आ रही है, तो वो VP से झुकाई गई होगी तब आपको HP में नजर आएगी। तो आपको उसको उसके विपरीत कोण में जाकर के उसी एंगल पे एक भुजा खींचनी है, और खींचने के बाद जिस भुजा को कहा गया है उसी भुजा को उस पर रख देना है। जैसे इस भुजा को झुकाया गया है तो DA को यहाँ पे काट दिया, उसके बाद ये सारा जो है इस तरीके से बना लेंगे कि अब ये ऐसे बन जाएगा,
ये आप जानते हैं बनाना कि आप आर्क से बनाना है, या आपको आर्क लेकर के ये इस तरीके से पूरा डायग्राम इस तरीके से झुका दिया, और इन सब के नाम आप ऐसे लिख देंगे कि ये H है, ये E है, और ये D है, और ये आपका A है, और ये G है, और ये आपका F है, और ये आपका C है, और ये आपका B है। ठीक है, जिस भुजा को कह रखा होगा उस भुजा को उतने पे इंक्लाइंड कर दीजिए, फिर उनके प्रोजेक्शन आप ले जाइए ऊपर इस तरीके से, ये आप प्रोजेक्शन आप ऊपर ले जाइए, और इनके प्रोजेक्शन फिर आप ऐसे फर्दर आगे ले जाइए। ठीक है, जहां पे आपको जो पॉइंट मिलेगा आप उस पॉइंट को आप देख लेंगे और बना करके फाइनल प्रोजेक्शन दे देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे पॉइंट मिलेंगे आपको। यहां पे एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि कैसी इमेज मिलने वाली है आपको। H आपका कहां पे है, यहां पे H है। ठीक है, H डैश, E आपका ये रहा E, A आपका ऊपर है तो इस वाली लाइन पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ A हो गया। उसके बाद में D भी आपका ऊपर है लेकिन यहाँ पे ये रहा D। उसके बाद में G पॉइंट कहाँ पे है, G पॉइंट नीचे है, यहाँ पे मिलेगा आपको G। उसके बाद में फिर B पॉइंट है, B पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा ऊपर। ठीक है, यहाँ पे B। उसके बाद में C पॉइंट है, ये यहाँ मिलेगा। उसके बाद में यही पॉइंट्स हैं आपको जो मिलने वाले हैं। ठीक है, एक और पॉइंट होगा F पॉइंट और है आपके पास में, F पॉइंट जो मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, ये F, तो बस ये आप मिला दीजिए सारे पॉइंट्स A B C D, ये वाले पॉइंट्स आप ऐसे मिला देंगे, ये वाला पॉइंट। उसके बाद में ये पॉइंट ऐसे नीचे आ गया, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और कुछ इस तरीके से ये पॉइंट। आप ये अच्छी तरीके से आप इस इमेज को जो है बना लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये इमेज नजर आएगी। ठीक है, तो जब आप इसे स्केल से बनाएंगे तब आपको बेटर ये नजर आएगा। वैसे जो है क्वेश्चंस आपका इतनी बड़ी कंडीशन पे नहीं आएगा, लेकिन मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि किस तरीके से ये कंडीशन आती है। ठीक है, और किस तरीके से इसे बनाना है। बाकी ऐसा ही करना है कि सारे प्रोजेक्शन ऊपर ले जाने हैं, सारे प्रोजेक्शन ऐसे लेके आने हैं, और इन सभी प्रोजेक्शन को अकॉर्डिंग टू नाम ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, तो आज जो है हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप जो है इन सारी कंडीशंस को देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस मैंने एक बताया था जिसमें कि बेलन और शंकु के परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछा गया था, उसे आप अच्छे से देख लेंगे। क्लासिफिकेशन को आप अच्छे से तरीके से पढ़ेंगे, सारी कंडीशंस जो है उन्हें अच्छी तरीके से आप याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए अपनी अच्छी तरीके से, एग्जाम आपके नजदीक आ चुके हैं, और शंखनाद महामैराथन क्लास जो पार्ट 2 होने वाला है उसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, अपने सभी दोस्तों को उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।